बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस संसार में जितने भी नाम हैं, आपको पता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके कुछ न कुछ नाम हैं। तो इस संसार में जितने भी नाम हैं वे सभी संज्ञा हैं। जैसा कि आपकी किताब में परिभाषा दिया है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो ठीक है, आपको अपनी परीक्षा में इसको लिखना है, लिखेंगे तभी परीक्षा पास करेंगे। लेकिन आपको समझने के लिए बता दें कि जितने भी नाम होते हैं, किसी के भी वो नाम हो, किसी वस्तु के नाम हो, किसी व्यक्ति के नाम हो, किसी प्राणी के नाम हो, किसी भाव के नाम हो, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एक कहानी देखिए, प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने आई। तो प्रिया और पापा क्या है, इसमें संज्ञा है। आगरा क्या है, ये भी संज्ञा है, क्योंकि आगरा जो है वो शहर का नाम है। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदे। खिलौने और मिठाइयाँ, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। फिर वे ताजमहल देखने गए। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। वह मुमताज से बहुत प्रेम करता था। मुमताज तो नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी इसको समझाया जाएगा आपको। और प्रेम क्या है? प्रेम करता था मतलब भाववाचक। प्रेम को हम छू तो सकते नहीं, इसलिए बताया गया है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। जैसे व्यक्ति के अंतर्गत इसमें क्या क्या आया? प्रिया, पापा, ठीक है, पूरे कहानी में शाहजहां, मुमताज महल, ये व्यक्ति के अंतर्गत आया। और खिलौने और मिठाइयाँ ये वस्तु के अंतर्गत आएंगे। और स्थान में आगरा और ताजमहल ये स्थान में आएंगे। भाव में याद, सुंदरता और प्रेम। तो आपको पता चल गया, किसी का भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता चल गया कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम, किसी का भी नाम। बस आपको ये याद रखना है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चार मीनार जो है वो विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। चार मीनार नाम है,
कोई एक इमारत का नाम है, ठीक है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साक्षी एक मिलनसार लड़की है। साक्षी एक लड़की का नाम है, मतलब एक विशेष का नाम लिया जा रहा है, तो साक्षी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य, चंद्रमा तथा एक ही पृथ्वी है। जब हम नाम लेते हैं तो वो एक विशेष के अंतर्गत आ जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और महीनों के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि उनको भी हम नाम लेकर बताते हैं। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में क्या है? इसमें पूरे समूह का बोध होता है। जैसे जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी बहती है, अगर नदी में हम किसी एक नदी का नाम लेते हैं तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हम बोले नदी बहती है तो नदी में तो बहुत सारी नदियाँ आ जा रही हैं, किसी एक का नाम लिया नहीं जा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोले स्कूल, तो स्कूल में कौन सी संज्ञा है? स्कूल में बहुत सारे स्कूल आ जा रहे हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम स्कूल का नाम ले लें, जैसे एलपीएम पब्लिक स्कूल, तो ये स्कूल का नाम है, मतलब एक स्थान विशेष का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ नाम हम लेते हैं किसी का, जैसे हम किसी पशु का नाम ले लेते हैं, पशु में क्या है? जिराफ है, तो जिराफ अगर नाम लेंगे तो एक पशु का नाम लिया जा रहा है, एक विशेष का, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर हम पशु बोलते हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें समूह का बोध हो रहा है। पशु बोलने पर हमें बहुत सारे पशुओं का बोध होता है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, सुंदरता, बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते। जैसे अगर हम बोले बचपन, तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्या हम अपने बचपन को छू सकते हैं? नहीं, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। मिठास, जब हम गुड़ खाते हैं तो गुड़ की मिठास को हम छू नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गुड़ मीठा है। मोटापा, मोटापा को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भाववाचक संज्ञाएं और बनाई गई हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य से भाववाचक संज्ञा जब बनता है तो उसमें ता जोड़ दिया जाता है, ता प्रत्यय, मनुष्य प्लस ता बन जाता है मनुष्यता। और कठोरता, हरियाली, हरा में हम क्या जोड़ देंगे? आली, तो बन जाएगा हरियाली। खट्टा, खटास, छोटा, छोटपन, मोटा, मोटापा। हंसना, हंसना एक क्रिया है, तो इस हंसना से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाए तो बन जाएगा हंसी। देव से बनाए तो देवत्व। इस तरह से बुरा से बुराई, लाल से लालिमा, ऊंचा से ऊंचाई, बच्चा से बचपन, मिलना से मिलावट, शत्रु से शत्रुता, लड़का से लड़कपन। सुंदर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? सुंदरता। अच्छा से अच्छाई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्ति का या किसी का भी नाम होता है, एक विशेष नाम। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? पूरे समूह का बोध होता है, समूह का। अगर हम कह दें भीड़, तो भीड़ जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे अंगूर का गुच्छा, गुच्छा है जातिवाचक संज्ञा। हाथियों का झुंड क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत समूह का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ विद्वान हैं जिन्होंने जातिवाचक संज्ञा को भी दो भागों में बांटा है। मुख्य रूप से तो संज्ञा के तीन ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर गौण रूप से पूछा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिनमें ये 3 मुख्य हैं और जातिवाचक के अंतर्गत आपके 2 बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक में किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे सोना, सोना एक द्रव्य है, धातु है। चांदी, घी, तेल, पीतल, तांबा, ये सब क्या है? द्रव्य है। द्रव्य को हम तरल पदार्थ भी बोलते हैं। द्रव्य मतलब धातु में आपका सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा इत्यादि आते हैं। और द्रव्य में आपका और क्या आता है? जैसे घी है, तेल है, पानी है, जो तरल पदार्थ है। तो ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और समूहवाचक में क्या होता है? पूरे समुदाय का बोध होता है। समुदाय जैसे सभा है, जनता है, सेना है, झुंड है। ठीक है। तो ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर हम कहें चौराहे पर लोगों की भीड़ थी, तो अगर इस तरह से हम बोलें तो इसमें समुदायवाचक संज्ञा है। क्या है? भीड़। चौराहे पर भीड़ थी मतलब समुदायवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने जाना कि संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है और जातिवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में हम जिसे छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसका नाम होता है। ठीक है। जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए। और ये रिवीजन चल रहा है तो अच्छे से तैयारी करिए, परीक्षा की तैयारी करिए और राइटिंग और मात्रा को ध्यान में रखते हुए आप लिखेंगे। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे हम लोग एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।